सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा बेटा अब 25 साल का हो गया था, नौकरी भी कर रहा था और उसने एक जिद लगाई थी कि मुझे शादी करनी है तो बस एक गूंगी लड़की से, और कहता था मेरे लिए एक गूंगी लड़की ढूंढो। मुश्किल से एक लड़की मिली जो गूंगी थी। जल्दी से ब्याह कर घर ले आई, मगर रात होते ही मेरा बेटा और बहू छत पर सोने चले जाते थे। कहते थे नीचे बहुत गर्मी लगती है, मगर जब बहू नीचे आती तो बहुत थकी हुई होती और इशारे से मुझे जब भी कुछ समझाना चाहती तो मेरा बेटा उसे डांट कर अंदर ले जाता। अब मुझे शक होने लगा था, क्योंकि बहू दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक रात बूढ़ी हड्डियों के साथ हिम्मत करके ऊपर छत पर पहले से छुप कर बैठ गई। कुछ देर बाद बहू और बेटे को देखकर मेरी जान ही निकल गई। अब सुनिए पूरी कहानी मेरी जुबानी, क्योंकि मैं तो अपने बेटे की उस जिद से अब तंग आ चुकी थी कि मैं जब भी उससे कहती कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ ली है जो बहुत ही खूबसूरत है, तो मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कहता, मम्मी मुझे खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए, मुझे एक गूंगी लड़की चाहिए। मैं गूंगी लड़की को ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा। पहले तो मुझे यही लगा कि शायद मेरा बेटा मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी बात पर कान नहीं धरे और लड़कियां पसंद करती रही। और मैं एक लड़की पसंद भी कर ली थी, मगर जब बेटे को उसकी फ़ोटो दिखाई तो वह कहने लगा, मम्मी ये क्या लड़की गूंगी है। मैं उसकी बात सुनकर हंस देती थी और बोली, नहीं नहीं, भगवान की कृपा है, ये लड़की तो बहुत प्यारी बोलती है, उसकी आवाज़ बिल्कुल कोयल सी है। तो मेरा बेटा गुस्से में बोलता, मम्मी आप क्यों मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं जब ये कह दिया कि मुझे गूंगी लड़की से ही शादी करनी है तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मानती। अब मैं तो चौंक गई थी, क्या सच में मेरे बेटे को यही मर्जी थी। मैं बोली, सोहन ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम्हें गूंगी पत्नी चाहिए। कहने लगा, मम्मी मैं तो शादी करना चाहता ही नहीं हूँ, और चाहता हूँ तो मुझे पता है कि औरतों की जुबान के आगे बड़े बड़े बोलने वाले लोग फेल हो जाते हैं। वह एक बार बोलना शुरू कर देती हैं तो फिर उनको कोई चुप नहीं करवा सकता। मैं अपनी ज़िंदगी का ये सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। पहले तो मैं शादी करना ही नहीं चाहता हूँ, फिर भी आपकी मर्ज़ी के लिए मैं राज़ी हो गया हूँ, इसलिए मुझे गूंगी पत्नी ही चाहिए। मैं अजीब परेशानी में घिरी हुई थी, क्योंकि सोहन को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वह शुरू से ही बड़ा सीधा साधा लड़का था, हर टाइम गहरी सोच में डूबा रहने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, अपने कभी बिना वजह हंसी मजाक भी नहीं किया करता था। इसलिए अब मैं उसे इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी कि वह ये सब बातें मजाक में कर रहा हो। उसकी हर बात पत्थर की लकीर होती थी। मैं बोली, सोहन बेटा अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक कम बोलने वाली लड़की ढूंढ लूँगी। वह कहने लगा, मम्मी आखिर गूंगी लड़की से शादी करने में क्या हर्ज है, क्या गूंगी लड़कियां इंसान नहीं होती। मैं बोली, बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम जानते हो अगर मैं तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढती हूँ तो लोग हम दोनों का मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे, सोहन में न जाने ऐसी कोई चीज़ की कमी थी जो मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढ ली है। वह कहने लगा, मम्मी मैं आज तक किसी की भी मैंने परवाह नहीं की है, मुझे लोगों की बातों से कोई परवाह नहीं है। मैं शादी करूँगा तो गूंगी लड़की से ही करूँगा। मैं सोहन की जिद के आगे हथियार डाल दिए थे, मगर अब असल समस्या ये थी, मैं उसके लिए गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढती। खैर मैं इस काम के लिए अब अपना कमर कस ली थी। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरे घर में बहू आ जाए, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था दुनिया में। मैं चाहती थी कि उसका घर अपने सामने बसा जाऊं। फिर ये भी एक वजह थी कि अब मैं बहुत ज़्यादा ही बूढ़ी हो चुकी थी, मुझसे घर के काम काज भी नहीं होते थे। मेरा सोहन अभी 2 साल का ही था जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी। उस समय मैं जवान थी और खूबसूरत भी थी। मुझे लोगों ने राय भी दिया था कि मैं दूसरी शादी कर लूं और अपना घर बसा लूं, मगर मैं सोहन की वजह से ये कदम उठाने से परहेज कर रही थी। अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है, मगर मुझे सोहन से इस तरह इश्क था, मैंने उसके लिए अपनी खुशियाँ तक कुर्बान करने पर राजी हो गई थी। जब भी मुझसे कोई कहता कि लता तुम दूसरी शादी कर लो, तब मेरे दिमाग में यही ख्याल आता, अगर मैंने दूसरी शादी की और मेरे दूसरे पति ने मेरे बेटे का ख्याल ना रखा, तो अगर उसने कभी मेरे सोहन से बदतमीजियाँ करने लगा तो मैं क्या करूँगी। बस इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। मुझे सोहन से बहुत सी उम्मीदें थीं। मैंने अपने घर का माहौल बड़ा फ्रैंकली रखा था। मैं चाहती थी कि सोहन को दोस्त की तरह ही रखूं,
एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करूंगी, मगर मैं ऐसा करने में नाकाम रही थी। न जाने सोहन क्यों बहुत खोया खोया सा रहता था। शुरू शुरू के दिनों में तो मैं यही समझती थी कि बच्चा है और अपने बाप की कमी को महसूस करता है, जब बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। मगर ये तो मेरे दिमाग की ही उपज साबित हुई थी। ये तो सुधरने के बजाय ज़्यादा ही अपने आप में खोने लगा था। अब मैंने सोचा था किसी ऐसी लड़की से उसकी शादी करूंगी जो बहुत ही हंसमुख होगी। चलो हम दोनों सास बहू का टाइम अच्छा बीत जाएगा। मगर मेरे इस अरमान पर भी सोहन ने अपनी पानी फेर दिया था। हमेशा की तरह मैं इस बार भी सोहन की ख्वाहिश के आगे सर झुका दिया था। मैं अब उसके लिए गूंगी लड़की ढूंढने लगी थी, मगर मुझे ये पता नहीं था कि गूंगी लड़की को ढूंढना इस तरह मुश्किल हो जाएगा। मैंने आसपास रिश्ते कराने वाली औरतों से भी कह दिया था कि मुझे एक गूंगी लड़की का रिश्ता चाहिए, मगर परेशानी की बात तो ये थी कि कोई भी मेरे बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। मैं जिस किसी को गूंगी लड़की का कहती तो वह आगे से कहने लगती, अरे छोड़ो, तुम गूंगी लड़की को क्यों देखने लगी हो, ये देखो तस्वीर, इस लड़की ने ग्रेजुएशन की हुई है। तो वह औरत कहने लगी, उस लड़की से अपने बेटे की शादी कर दो, 4 भाइयों की इकलौती बहन है, बहुत ज़्यादा दहेज लाएगी। मैं अब बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया था, फिर थोड़ी देर के लिए चारपाई पर बैठ गई। इतने में मेरे दरवाजे पर एक बाबा जी आए थे। ये बाबा जी पिछले 6 सालों से हमारे मोहल्ले में भीख मांगते रहते थे और मेरे घर भी आ जाया करते थे और मुझसे हाल चाल भी पूछा करते थे। आज भी वो मेरे घर पर आए थे। मुझे देखकर बोले, क्या बात है, बड़ी परेशान दिखाई दे रही हो। मुझे तो पहले ही किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरे दुख को सुन भी लेता और समझ भी लेता। मैं बोली, बाबा जी मैं क्या बताऊं, बेटी की तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ, उसकी शादी करना चाहती हूँ। बूढ़ी हड्डियों से अब घर के काम करने की हिम्मत नहीं रह गई। मगर मेरा बेटा तो जिद लगाकर बैठा है, वह शादी करेगा तो गूंगी लड़की से करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उसके लिए गूंगी लड़की कहाँ से ढूंढूं। रिश्ते कराने वाली औरतों से कहती हूँ तो वह भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेती। बाबा जी कहने लगे, एक बात कहूँ। मैं बोली, हाँ कहो। वह बोले, दीदी ये बात पता नहीं ठीक है या नहीं, बस आपकी परेशानी देखकर कह रहा हूँ। अगर मेरी बात ना अच्छी लगे तो मुझे नादान समझकर माफ़ कर देना। मैं बोली, क्या हो गया है बाबा जी, इतनी पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो, सीधी तरह से कहो क्या कहना है। वह बाबा जी बोले, दीदी मेरी भी एक बेटी है जो गूंगी है और वह भी कम उम्र की है। अगर आप मेरी बेटी का रिश्ता लेना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी आपको अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा। मैं बाबा जी की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई थी। मेरे चेहरे के असर बदल गए थे। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, दीदी मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर देना। इतना कहकर वो मेरी बात पूरी किए बगैर ही मेरे घर से चला गया। लेकिन मैं सारा दिन बाबा जी की कही गई बात सोचती रही थी। मुझसे तो कोई फैसला भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि सारी बात सोहन के सामने रख दूंगी, वह जैसा कहेगा वैसा ही कर लूंगी। शाम के टाइम सोहन काम से वापस आया तो मैं बोली, सोहन तुमसे एक बात करना चाहती थी। वह कहने लगा, मम्मी बताइए क्या कहना चाहती हो आप। मैं बोली, तुम्हें गूंगी लड़की चाहिए, मगर इतना तो बताओ कि वह अमीर हो या गरीब हो, या पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो। मेरी बात सुनकर सोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वह कहने लगा, मम्मी मुझे तो गूंगी लड़की चाहिए, बस मेरी यही डिमांड है। हाँ, अगर वह गरीब घर से हो जाए तो उससे बढ़कर मेरे लिए कोई और बात नहीं होगी। मैं बोली, सोहन बाबा जी वीरवार को हमारे मोहल्ले में आए थे। मैंने आज उससे कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए गूंगी लड़की ढूंढ रही हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरी बेटी का रिश्ता ले लो। मैंने अभी उनसे कोई जवाब नहीं दिया। वे मायूस होकर वापस चले गए हैं। असल में ये सोचकर परेशान हो गई थी मैं अपने इकलौते बेटे के लिए बाबा जी की बेटी के साथ शादी करके ले आऊं, मगर सोचा तुम्हारा लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे। अगर तुम्हें ऐतराज नहीं है तो उससे ही अपनी बहू बना लूंगी। मेरी बात सुनकर सोहन झट से बोला, मम्मी आपको इसी टाइम बाबा जी के साथ चले जाना चाहिए था और उस लड़की के हाथ में पैसे रख कर आने थे। अब तो मुझे 8 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। मम्मी आपको कह देता हूँ, अगली वीरवार जैसे आए वैसे ही आप उनके घर जाकर रिश्ता जरूर मांग लीजिएगा। मैं बोली, सोहन तुम ये फैसला बहुत सोच समझकर करना होगा। ये ना हो कि फिर बाद में मुझसे शिकायत लगाते रहो, आपने मेरे लिए कैसी लड़की पसंद कर ली है। बेटा ये बाबा जी की बेटी है,
मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे ज़्यादा सफाई सुथरा का भी पता नहीं होगा। सोहन बेटा कहने लगा, मम्मी आप उसे अपनी बेटी बनाकर रखना और टाइम के साथ साथ वह भी सब कुछ सीख जाएगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। सोहन उठकर मुंह हाथ धोने चला गया था, जबकि मैं सोहन के बारे में सोचने लगी थी। न जाने उसे क्या हो गया था कि वह एक बाबा जी की बेटी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गया था। फिर दिन बीतते गए। मैंने महसूस किया था बीते टाइम के साथ साथ सोहन की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। उसने मुझसे इतना कह दिया था कि जैसे ही बाबा जी आए हम रिश्ता मांगने उनके घर जाएंगे और मुझे ड्यूटी से जल्दी बुलवा लेना। वह गरीब लोग हैं, उन्होंने शादी की तो कोई तैयारी नहीं करना होगी। हम अपने साथ पंडित जी को ले जाएंगे और लड़की को शादी करके ले आएंगे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था, मगर मुझे ये समस्या कुछ गंभीर लगने लगा था। पहले तो मेरा बेटा शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था और उसने इतनी जल्दी मचा दी थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। खैर यूं ही कुछ दिन बीत गए और वीरवार का दिन भी आ गया था। मैं नाश्ता बनाकर सोहन का इंतजार कर रही थी। वह सुबह सवेरे ऑफिस के लिए उठ जाता था, फिर हम दोनों माँ बेटा मिलकर नाश्ता किया करते थे। मैंने काफ़ी देर उसका इंतजार किया। जब वह ना आया तो सोचा कि क्या पता आज उसकी आंख ना खुली हो, इसलिए मैं सोहन के कमरे में चली गई थी। मैंने उससे एक दो आवाज़ दी तो वह उठकर बैठ गया। मैं बोली, बेटा जल्दी से उठो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। सोहन कहने लगा, मम्मी आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि सोहन तो कभी बिना वजह छुट्टी ही नहीं किया करता था। मैं बोली, क्या बात है सोहन बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? वह बोला, हाँ जी मम्मी जी बिल्कुल ठीक है, बस आज वैसे ही ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने सिर हिला दिया और कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर के बाद ही मेरे पीछे सोहन भी आ गया था। वह कहने लगा, मम्मी बाबा जी कितने बजे तक हमारे मोहल्ले में भीख मांगते हैं? कहीं ऐसा ना हो वो चले जाएं और हमें कुछ खबर भी ना हो। मैं अब सारी बात समझ गई थी। मैं बोली, सोहन उसने जब आना होगा तो आ जाएगा, तुम्हें बिना वजह उसकी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ अब मुझे सोहन पर गुस्सा आने लगा था। उसने नाश्ता किया और चुपचाप घर से निकल गया था। मैं खुद को घसीट घसीट कर घर के काम काज करने लगी थी। यूं ही दोपहर से शाम होने को आ गई थी, मगर सोहन अभी तक घर वापस नहीं आया था। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं शाम के टाइम ज्योत बत्ती करके अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वह बोलता हुआ मेरे पास चला आया, मम्मी आप कहाँ हो? देखो मैं अपने साथ किसको लाया हूँ। मैंने जल्दी से आरती की, फिर मुड़कर देखा तो सामने ही सोहन के साथ बाबा जी भी खड़े थे। मैं बोली, सोहन तुम सुबह से कहाँ गायब थे? वह कहने लगा, मम्मी मैं तो सुबह से बाबा जी का इंतज़ार में गली में ही खड़ा था, कृपा है अब ये आ गए हैं तो मैं उनको जल्दी से घर ले आया हूँ। मम्मी आप तो फ्री हो गई हो ना? अगर बिजी हो तो भी सारे काम काज छोड़ दो और हम दोनों बाबा जी के साथ चलते हैं, उनकी बेटी का रिश्ता मांगेंगे। मैं इस बात पर बिल्कुल हैरान रह गई और मैं अपने बेटे की शक्ल देखती रह गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सोहन आगे बढ़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और करीब करीब खींचते हुए मुझे उठाने लगा था। मैंने उसे इशारा किया, वह मेरे साथ कमरे में आए। वह कमरे में आया तो मैं बोली, सोहन अगर हम बाबा जी के साथ उनके घर गए और उनकी बेटी का रिश्ता पसंद ना आया तो न जाने वह तुम्हारे लायक है भी या नहीं। अगर ये रिश्ता मेरे समझ में आ गया तो कल हम दोनों माँ बेटा उनके घर जाकर उस लड़की की विदाई करके ले आएंगे। सोहन ने जोर जोर से हाँ में सर हिला दिया। सोहन कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, बस मैंने तय कर लिया है कि मैं शादी करूँगा तो बाबा जी के बेटी के साथ ही करूँगा और आज ही करूँगा। आप उठो मम्मी, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं तो कशमकश का शिकार हो गई थी। मैं बोली, सोहन क्या तुम्हारा आखिरी फैसला है? उसने हाँ में सर हिला दिया और बोला, जी मम्मी जी ये मेरी आखिरी फैसला है और उसका जो भी नतीजा मिलेगा मैं उसे बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। आप टेंशन ना लो, मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। मैं अब अपनी औलाद के आगे बेबस हो चुकी थी, इसलिए तैयार होकर हम लोग कमरे से बाहर निकल आए थे। बाहर ही बाबा जी बैठे थे जो मेरे घर को बड़ी गौर से देख रहे थे। खैर सोहन ने मोहल्ले के पंडित जी के साथ अपने दोस्तों को लेकर हम लोग बाबा जी के घर की तरफ चल पड़े थे। बाबा जी हमें शहर से दूर वीरान घर की तरफ ले गए जहाँ बहुत गंदगी फैली हुई थी। मैं खुद को कोसने लगी थी कि मैंने सोहन को इस रिश्ते के बारे में क्यों बता दिया। खैर बहुत लंबा सफ़र करने के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर बेशुमार गंदगियां पड़ी हुई थीं।
बाबा जी हमें एक जुग्गी में ले गया था। वह जुग्गी बच्चों से भरी हुई थी। फिर बाबा जी ने अपनी बेटी को आवाज़ दी थी। बाबा जी कहने लगे, कविता कहाँ हो, इधर आ जाओ। थोड़ी देर के बाद ही एक कम उम्र की लड़की हमारे सामने आ गई थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसको देखकर जी नहीं भर रहा था। बाबा जी कहने लगे, मेरी बेटी कविता गूंगी है। मैंने गूंगी को देखा तो चाहा उसको फौरन अपनी बहू बनाकर साथ ले आओ। मैं बाबा जी से बोली, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है। फिर मैं सोहन से आंखों ही आंखों में उसे रिश्ते के बारे में बात किया तो उसने भी हाँ भर दी थी। फिर मैंने अपने बेटे और बहू के फेरे डलवाकर और कुछ मंत्रों के साथ बहू बेटा का विवाह संपन्न हो गया। बाबा जी ने हमारे खातिर ताज़ा मिठाइयाँ लेकर आए थे। बड़ी साधारण तरीके से सोहन का विवाह संपन्न हो गया। हम अपनी बहू की विदाई करवाकर घर ले आए थे। कविता एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, मगर उसका पहनावा इतना अच्छा नहीं था, या यूँ कहूँ कि वह हमारे घर के हिसाब से नहीं थे। मैंने उसके लिए रेडीमेड कपड़े ले लिए थे। उसके लिए पिंक रंग का फ्रॉक भी खरीद लिया था और फिर उसको अपने घर के रीति रिवाज के बारे में अच्छी तरह से समझाया और उसे सब कुछ सिखाया। उठना बैठना, सजना संवरना, अपने बालों को कंघी दो और साथ दुल्हन की तरह रहो, थोड़ी सी चमक आ जाएगी। उसने सर हिला दिया और नहाने के लिए चली गई थी। आधे घंटे के बाद जब बाथरूम से बाहर निकली तो वह बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही थी। वह इस तरह हसीन लग रही थी। मैं मुस्कुराकर बोली, बेटा हमारे घर में सफाई सुथरा रहा करो, मेरे बेटे को सफाई बहुत पसंद है। फिर उसने हाँ में सर हिला दिया था। मैं पछताने लगी थी कि काश ये बातें करती तो मुझे कितना अच्छा महसूस होता। खैर मैं कविता को सोहन के कमरे में छोड़ आई थी। मेरे दिमाग से बोझ उतर गया था। मेरा बेटा शादी कर चुका था। ये बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत तसल्ली हो गई थी। अगर अब मुझे मौत भी आ जाती तब भी मुझे कोई परवाह न होती, क्योंकि अब मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी, मेरी आंखों के सामने आज का सारा मंजर घूमने लगा था। न जाने सोहन ने ऐसा क्यों किया था। एक तरफ तो वह शादी करने पर रजामंद नहीं हो रहा था, अब उसने अपनी हथेली पर ही सरसों जमा ली थी। मुझे उस लड़के की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है। खैर मैंने इस बात से अपना सर झटक दिया और सोने के लिए लेट गई। सुबह मैंने अपनी बहू और बेटे के लिए नाश्ता बना लिया, उनके कमरे में देकर चली आई। सोहन बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बड़ी शर्माई शर्माई सी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो, मुझे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। उसने सर हिला दिया तो मैं कमरे से बाहर आ गई थी। थोड़ी ही देर बाद सोहन नाश्ते के बर्तन बाहर ले आया था। मैं बोली, सोहन बेटा तुम्हें तुम्हारी पत्नी कैसी लगी? तो वह मुस्कुराकर बोला, मम्मी मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वह बिल्कुल वैसे ही है। अब थोड़ी सी नासमझ है, उसको अच्छे से सब कुछ सिखा देना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उसे हर चीज़ सिखा दूंगी। सोहन की बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हो गई थी। मेरा बेटा खुश था तो समझो मुझे दुनिया में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। सोहन घर से बाहर निकल गया। कविता मेरे पास आ गई। उसने मेरे हाथ से बर्तन ले लिए और इशारे से कहने लगी कि आप ये बर्तन छोड़ दो, उनको मैं धो दूंगी। मैं बोली, नहीं बेटी, अभी तो मैं तुम्हें अपने घर में पूरा पूरा आराम करने दूंगी, फिर तुमसे मीठा बनवाऊंगी, फिर तुम काम करती रहना। मुझे बताओ कि तुम्हें खीर बनानी आती है क्या? तुम्हारे पति को बहुत पसंद है। उसने उदासी चेहरे के साथ उसने अपना सिर हिला दिया और बोली, फिक्र की बात नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दिन तो ठीक बीत गया था, मगर जो ही रात हुई तो मेरा बेटा बोला, मम्मी आज मैं और कविता छत पर सोएंगे। कल भी सारी रात बहुत गर्मी लग रही थी। मैं सोहन की बात सुनकर हैरान हो गई थी, क्योंकि सर्दियां आने वाली थी। अब तो मैं भी कमरे में सोने लगी थी। रात को उठकर कमरे का पंखा मैं भी बंद कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे बड़ी ठंडी लगने लगी थी। खैर मैं सोहन से ये बात नहीं कही। मुझे लगा शायद पति पत्नी को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी वह छत पर जाने की बात कर रहा है। वह दोनों पति पत्नी छत पर चले गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जबकि कविता नीचे आई तो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी और थोड़ी डरी डरी सी भी लग रही थी। मैंने उससे पूछने की कोशिश की और कविता का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा क्या बात है, तुम मुझे कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो, क्या बात है? ऊपर सर्दी तो नहीं लग रही थी। कविता मुझे इशारे से कुछ बताने लगी तो सोहन ने उसे डांट दिया और बोला, सुबह सुबह तुम क्या बातें करने खड़ी हो गई हो? चलो अपने कमरे में मुंह हाथ धोकर बाहर निकलना। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे में चली गई। मुझे सोहन का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था, मगर मैंने सर झटक दिया और नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ता लेकर जब मैं सोहन के कमरे के पास पहुंची
तो मेरी कानों से उसकी आवाज़ टकराई थी। वह गुस्से से गरज रहा था और कहने लगा, कविता, एक बात तुम याद रखना, हम दोनों पति पत्नी के बीच जो भी है वह हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें इस बात का हरगिज परमिशन नहीं देता हूँ कि तुम हमारी पर्सनल बातें अपनी माँ से या मेरी माँ से शेयर करती फिरो। तुम यह ना समझना मैं घर से बाहर चला जाऊँगा तो मुझे पता नहीं होगा तुमने मेरी माँ को क्या बताया है। अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा मालूम हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तो सोहन की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मैं तो थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक करके उनके कमरे में जाने लगी थी। मेरे सामने सोहन बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि कविता के साथ भी हंस कर बातें कर रहा था। मैं उनका नाश्ता देकर बाहर आ गई और सोचने लगी, न जाने सोहन की परवरिश में मुझसे कहाँ कमी रह गई थी। जो थोड़े दिन बीते तो कविता ने मुझसे जिद की, अब वह घर के काम काज करना चाहती है, इसलिए वह खीर बनाना सीखना चाहती थी। मैंने भी इस बार ज़्यादा मना नहीं किया और उसे साथ किचन में ले गई। हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तब मैंने अपनी बहू के चेहरे को बड़े गौर से देखा था। उसका चेहरा मुझे मुरझाया हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे हल्के काले रंग पड़ चुके थे जो मुझे आसानी से दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल लाल हो गया था। वैसे तो मेरे घर में किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, मगर कविता मेरे घर में आकर बहुत कमज़ोर हो गई थी। इससे तो अच्छा उसकी सेहत झुग्गियों में थी, जहां उसके माँ बाप भीख मांगकर खिलाया करते थे मगर अपने बच्चों का पेट भर देते थे। आज सोहन भी ऑफिस गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा बारीकी से कविता से पूछती हूँ कि उसे इस घर में किस चीज़ की कमी है, वह क्यों परेशान रहती है। मैं बोली, बेटा, खाना पेट भर नहीं खाती क्या? तुम्हें ऐसा लगता है शायद मेरे हाथ की हांडी तुम्हें पसंद नहीं आती, इसलिए इतनी जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और मुझे इशारों से बताने लगी कि मैं तो पेट भर खाना खाती हूँ, आप बहुत मज़े मज़े से खाने बनाती हो। मैं बोली, फिर तुम इस तरह कमज़ोर क्यों हो गई हो? तुम्हारी मम्मी जब मुझसे पूछेगी मेरी बेटी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? कविता की आंखें एकदम से भीग गई थी। उसने मुझे इशारे से बताया कि मुझे सोहन से बहुत डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं बोली, क्यों? सोहन से क्यों डर लगता है? उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? कविता एकदम से फूट फूट कर रोने लगी और मेरे सीने से लग गई थी। उस बच्ची की यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं बोली, क्या बात है कविता, मुझे खुलकर बताओ, मैं सोहन की कान खींच लूँगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और मुझे समझाने लगी, अब इन बातों के बारे में मेरे पति को ना बताना, नहीं तो वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। उसे यकीन दिलाई कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। उसके बाद मैंने भी कविता की ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की थी। शाम में सोहन आया तो मैं उन दोनों पति पत्नी की सारी समस्याओं पर गौर करने लगी थी। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था उनके बीच कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर। मैंने भी सोच लिया था कि आज मैं इस राज से पर्दा हटाकर रहूंगी। रात हुई तो सोहन और कविता छत पर सोने के लिए चले गए, जबकि मैं इस बात में थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आखिरकार मैंने उस फैसले पर पहुंच गई कि मुझे छत पर जाकर अपनी आंखों से देखना चाहिए, आखिर समस्या क्या है। यूं तो मैं घुटनों की मरीज बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ने लगी थी, एक एक कदम उठाकर। जब मैं छत पर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर दिल दहल गया था। एक बड़ा सा गोला बना हुआ था जिसके इर्द गिर्द आग जल रही थी। उस गोले के दायरे में मेरी बहू कविता बैठी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी, जबकि सोहन दायरे के बाहर खड़ा हुआ था। वह कुछ मंत्र तेजी से पढ़ रहा था। वह अजीब सी जुबान थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं ज़्यादा आगे बढ़ी तो देखा कविता को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। मैं आगे बढ़ी और कविता को उस हाल से निकालने की कोशिश करने लगी थी। इतनी देर में सोहन की नज़र मुझ पर पड़ी और एकदम से चीख पड़ा था और बोला, मम्मी पीछे हट जाइए, कविता के करीब जाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो मेरी इतनी रातों की मेहनत खराब हो जाएगी। मैं बोली, सोहन, कविता मर जाएगी। सोहन कहने लगा, मम्मी अगर कविता बच गई तो मैं मर जाऊंगा। मैं अपनी सारी जवानी काले जादू की किताबें पढ़ने में बिता दी थी। मम्मी बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि सब इंसानों पर मेरा ही राज हो। मम्मी देखो, मैं कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ, अब मेरा काम खराब मत कीजिएगा। मैंने इसलिए गूंगी लड़की से शादी की थी ताकि वह आपको बता ना पाए मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन न जाने आपको कैसे पता हो गया और आप यहाँ पर पहुँच गई।
मैं हक्का बक्का से खड़ी थी और मेरे सामने कविता आखिरी सांसें ले रही थी। मैं खुद बहुत डरी हुई थी और डरते हुए आवाज़ में बोली, सोहन कविता मर जाएगी। वह कहने लगा, मम्मी कविता मर जाएगी तो आपका बेटा अमर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कविता की जान बचाने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा और ताकतें जो मैंने इतने सालों से जमा कर रखी है वह मुझे अंदर ही अंदर मिटा देगी। मैं अब सारा किस्सा समझ गई थी। मुझे कविता और सोहन में से वैसे किसी एक को चुनना था। ये टाइम बहुत कड़ा था। अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो कविता मर जाती। बेगुनाह और मासूम सी, उसका इस सब में कोई कसूर नहीं था। क्या सिर्फ सच और हक का होना चाहिए था? इस टाइम मुझ में इतना हौसला कैसे आ गया? मैंने अपनी कोख को उजाड़ने का फैसला कर लिया। मैंने एकदम से कविता को अपने हाथ के सहारे से खींच निकाल लिया था। तभी वह जमीन पर लेटी तड़प रही थी, जबकि मेरे बेटे ने अपने गले मजबूती से थाम लिया था। कोई था जो उसका गला दबा रहा था। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था, मगर उससे पहले ही मेरा बेटा ढेर होकर जमीन पर पड़ गया था। उस एक पल में मुझ पर क़यामत बीत गई थी। मेरा जवान बेटा, मेरा बुढ़ापे का सहारा मर चुका था। कविता बच गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने सारे सबूत मौके से हटा दिए थे। मैं अपने बेटे को बेइज्जत करके इस दुनिया से विदा नहीं करना चाहती थी। मैंने सबको यही बताया था कि मेरा बेटा हार्ट अटैक की वजह से मरा है। लोग उसके जवान मौत पर बहुत डरे हुए थे। मैंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार करवा दिया और मैंने कविता को कह दिया, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, और अच्छा रिश्ता मिल जाए तो तुम शादी भी कर लेना। मगर मेरी बहू कविता फिलहाल मेरे साथ रहना चाहती थी। मैं हर पल यही सोचकर बहुत डरी रहती थी, हो न जाने मेरे बेटे को भगवान कब माफ़ करेगा। अब मैंने अपने बहू के साथ अपना गम बांट लिया था और मेरे बेटे के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती थी, भगवान उसे माफ़ कर दे और उसकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। अपना सदा स्नेह हम पर बनाए रखें। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।